हेलो फ्रेंड्स, इफेक्ट ट्रेनिंग के ऊपर हम ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3-4 ट्रेनिंग्स और इफेक्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ले रखा है। जो भी इसमें टोटल 18 डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी के ऊपर 1 बाय 1 में डिटेल ट्रेनिंग अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा ये सेशन रहेगा कम्प्लीटली 18 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, आप इस पे बने रहें और कंटिन्यू सारा ट्रेनिंग आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अभी जो हम आज ट्रेनिंग लेने वाले हैं ये रहेगा DFME के ऊपर में। ये क्या होता है? डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस और प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो रिकॉर्ड होता है सिस्टम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। टोटल मिला के जो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, इसके ऊपर आज हमारा ट्रेनिंग रहेगा। तो आप आगे कंटिन्यू बने, जिसके ऊपर आपको डिटेल जानकारी मिलेगा। ठीक है, इससे पहले जो ट्रेनिंग हमने कंडक्ट कर लिया है वो डिजाइन रिकॉर्ड के ऊपर किया है। जो आपने नहीं देखा होगा तो उसका डिटेल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरा कवर किया है वो एशियन के ऊपर में किया है। ये भी डिटेल ट्रेनिंग कंप्लीट डाल चुका हूँ मैं इसका वीडियो। और एक और ट्रेनिंग जो कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल के ऊपर है, CEA। ठीक है, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इफेक्ट में, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है, सारा डिटेल्स मैंने उसमें डाल रखा है। तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करें और सारा डिटेल ट्रेनिंग आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्क्रिप्ट सेशन का। उसमें हम जो 4-5 बातों के ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे वो रहेगा FME, व्हाट इज FME। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट रहेगा। और रहेगा जो कितने टाइप्स के FME होते हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपको DFME, PFME और SFME। इसमें आपने दो के ऊपर तो काफ़ी सुना होगा, डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस और प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, लेकिन SFME के बारे में आपने कम सुना होगा। आज हम ये भी जानेंगे ये सिस्टम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, फिर जानेंगे हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो RPN होता है, ये किसको बोलते हैं। ओके, और FME का प्रोसीजर क्या है ये भी हम जानेंगे, कैसे FME को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर लास्ट में जानेंगे ये सारा जो हम करते हैं एक्टिविटी, इसके बेनिफिट्स क्या है। ओके, ये क्यों किया जाता है, सभी के ऊपर हम 1 बाय 1 डिटेल में आगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो फेल्यूर मोड का डिफिनेशन देखें तो ये क्या कहता है, द वे इन विच कंपोनेंट assembly, product, input और process could fail to perform its intended function। ठीक है, और क्या कहता है, failure mode में भी the result of upstream operation or may cause downstream operation to fail और क्या things that could go wrong। मतलब failure mode हम किसको किसको कह सकते हैं, गलतियां होने की चांस जहाँ पे हो सकता है। मीन्स गलती होने के चांस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वो हमारे फेलियर मोड है। वो गलती जिसकी वजह से इसका मेन फंक्शन पे इम्पैक्ट करे और वो फंक्शन ऑपरेट ही ना हो पाए। ठीक है, ऐसी गलतियाँ कहाँ कहाँ और किस वजह से हो सकती है, कंपोनेंट की वजह से हो सकती है, सब असेंबली पे हो सकती है, प्रोडक्ट के पे हो सकती है, इनपुट पे हो सकती है, प्रोसेस पे हो सकती है। ठीक है, ये सारी क्या करेंगे, अगर ये फेल हुआ तो परफॉर्म करेगा इसका इंटेंडेड फंक्शन जो लास्ट रहेगा इसके ऊपर ही इम्पैक्ट करेगा। और क्या है, फेलियर मोड के रिजल्ट कहाँ करेगा आपका, ये अपस्ट्रीम ऑपरेशन पे भी कर सकता है और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन पे भी कर सकता है। मतलब हमारा फेलियर मोड हुआ तो आगे जो नेक्स्ट ऑपरेशन आने वाला है कोई पार्ट बनने का प्रोसेस का, वहाँ भी इम्पैक्ट कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, ऐसा चीज जो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, तो सब क्या कहलाता है, फेलियर मोड कहलाता है। ठीक है, और इफेक्ट क्या कहलाएगा, इफेक्ट जो फेलियर मोड तो हमने जान लिया। इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है इसके ऊपर हम जानते हैं। ये क्या होता है, स्टडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर एंड फाइंड आउट द रीजन सजेस्ट द एक्शन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ये जितने भी हमने इसके ऊपर बात किया, फेलियर मोड को आइडेंटिफाइड किया, वो सब के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर, जितने भी फेलियर्स हैं सब के ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे। और क्या करेंगे, फाइंड आउट द रीजन को फाइंड आउट करेंगे जो फेलियर मोड हो रहा है ये क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सजेस्ट द एक्शन, जितने भी हमने फाइंड आउट रीजन किए, हर रीजन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सजेशन प्रोसेस एक्शन सजेस्ट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा फेलियर है ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो सके।
इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कहता है, FMEA इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग द वे इन विच प्रोडक्ट और प्रोसेस कैन फेल। मतलब यह हमारा अप्रोच है, स्ट्रक्चर अप्रोच है जो क्या करता है, प्रोसेस को फेल होने से पहले आइडेंटिफाई करता है और उसको रोकता है। और क्या करता है, एस्टिमेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कॉज। ये रिस्क बताएगा आपको, जितने भी कॉज हमने आइडेंटिफाई किया उसके अगेंस्ट क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ये शो बताएगा। और क्या है, प्रायोरिटाइजिंग द एक्शन दैट शुड बी टेकन टू रिड्यूस रिस्क। सारे एक्शन को लेने के लिए प्रायोरिटाइज करने में ये हमें हेल्प करता है, जो रिड्यूस किसको करेगा, रिस्क को करेगा। और क्या कहता है, इवेल्युएटिंग डिजाइन वैलिडेशन प्लान, ठीक है, और करंट कंट्रोल प्लान। मतलब जितना भी हमारा DFME है, डिजाइन वैलिडेशन प्लान है और करंट कंट्रोल प्लान है, इसको क्या करता है, इवेल्युएट करता है। तो ये हमारा अप्रोच किसके लिए, FME जो अप्रोच पे हम काम करते हैं, इससे क्या क्या फायदा हो गया। सबसे पहले तो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किस चीज को, ये तरीका को बताएगा, आपको एक तरीका बताएगा जिसके थ्रू आप क्या प्रोडक्ट और प्रोसेस को फेल होने से पहले आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और क्या बताएगा आपको, ये रिस्क जितना भी है आपका प्रोसेस में या प्रोडक्ट में, उसको रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको हेल्प करेगा, उसका स्पेसिफिक कॉज बताएगा। ठीक है, और क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा आपको, ठीक है, किसको, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, किस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज़्यादा सीवियर है, इसको प्रायोरिटाइज करेगा। और क्या करेगा, इवैल्यूएट डिजाइन वैलिडेशन प्लान। मतलब जो डिजाइन है प्रोडक्ट का उसके ऊपर भी वैलिडेशन का काम करेगा, प्लान करने में हेल्प करेगा आपको। या फिर आपका करंट कंट्रोल जो है उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा, जो आपने दे रखा है कंट्रोल वो कितना सस्टेन है। ये सारे चीज़ों पर ये आपको हेल्प करता है करने के लिए। ठीक है, तो ये कुल मिला के FMEA का ये मतलब है, फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अभी हमने जाना इसमें फेल्यूर मोड क्या होता है, ठीक है, फिर हमने जाना इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है, और फिर जाना ये जो हम करते हैं इसका सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। ठीक है, अभी हम जानते हैं जो फेल्यूर मोड है इसका हिस्ट्री क्या है, ये कब से इसको यूज करना शुरू किया गया और ये सिस्टम में आया क्यों, कहाँ से आया। तो इसका सबसे पहला जो है फर्स्ट अप्रोच, ये 1960 में क्या हुआ था, जब अपोलो मिशन वर्क हो रहा था USA में, तो फर्स्ट मिशन क्या हुआ था, फेल हो गया था, मिशन फेल हो गया था। तो इसमें काफ़ी सारा पैसे से देख रहे हैं, मिशन जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, ये फेल हो गया, तो काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। ठीक है, काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। ठीक है, 7 बंदे डिमोटिवेट हो गए। तो ये क्यों हुआ, तो बाद में इसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री जो था, जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इन्होंने क्या किया 1960 में, इसके ऊपर बैठ करके पूरा डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन किया और फाइंड आउट किया सारे रीजन्स को, ये फेल हुआ है, ये क्यों हुआ, किस किस रीजन्स की वजह से हमारा ये फेल हुआ है। ठीक है, जिसकी वो हमने कंट्रोल नहीं किया। ओके, उसके बाद इन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच लाया, भाई सारे रूट कॉज को आइडेंटिफाइड किया, इतने इतने तरीके से सिस्टम फेल हो सकता है, और सबके ऊपर उन्होंने एक्शन इम्प्लीमेंट किया, उसको वैलिडेट किया, फिर उसको कंटिन्यू किया, तो जाकर के ये नेक्स्ट मिशन जो था ये लॉन्च कर पाए। ये स्टार्ट 1960 से हुआ। ठीक है, फिर 1974 में क्या हुआ, जब USA वाले ने इसको सिस्टमेटिक कर लिया, तो 1974 में क्या किया, फिर जो नेवी थे, ठीक है, या तो एरोस्पेस ने काम कर लिया, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, मिलिट्री स्टैंडर्ड डेवलप किया, MIL STD 1629 करके। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड था, FMEA के ऊपर बेस्ड था। इन्होंने सीखा, जो एरोस्पेस ने इसका हेल्प ले करके अपना रिस्क काफ़ी सारा रिड्यूस किया है, तो उन्होंने भी इस पर काम किया और अपने रिस्क को रिड्यूस किया। 1974 में इसने जो था नेवी ने, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। उसके बाद आगे कब आए, जब ये नेवी वालों ने कर लिया तो क्या देखा, उस टाइम में 1970 के टाइम में जो हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज थे, वो भी उन्होंने भी देखा क्या कि दोनों है, दो जो एरोस्पेस और नेवी सिस्टम है, इन्होंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसपे काम करके अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं। तो क्यों ना हम भी एक ऐसा सिस्टम बनाए जो क्या करे, हमारा रिस्क को रिड्यूस करे। ठीक है, और तरीका बताया जिसके थ्रू हम क्या कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फेलियर को कम कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में काम कर सकते हैं। तो 1970 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने भी काम करना इसमें शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर इनको बेनिफिट उससे मिलना शुरू हुआ, भाई सारे सिस्टम, इस सिस्टम के थ्रू हम काम करते हैं तो हमारा रिस्क काफ़ी रिड्यूस होता है। इन्होंने क्या किया, फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने जब इसका एडवांटेज पता चल गया रिड्यूस रिस्क करने का,
और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कंट्रोल करने का। तो उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू कर दिया। तो तब से लेकर के अब तक हम जो है इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। इसके कई सारे एडिशन आए, ठीक है, फर्स्ट एडिशन आया, फिर सेकेंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया। अभी हम लोग फोर्थ एडिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू अपडेट होते रहता है, जैसे जैसे AIG की रिक्वायरमेंट रहती है, ये आगे आगे उनको चेंज करते रहते हैं। ओके, ये इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है, जो काम कब से शुरू हुआ है, सिस्टम में आया कैसे, और अभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस जो है ये रिक्वायर्ड क्यों है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या है, मेथोडोलॉजी दैट फैसिलिटेट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। और क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कंसर्न अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस और डिजाइन, मतलब अर्ली स्टेज में ही ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और हेल्प करता है। और क्या, इंप्रूव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फोकस ऑन प्रिवेंशन। और क्या है, FMEA कस्टमर रिक्वायरमेंट लाइकली टू कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, FMEA में भी रिक्वायर एंड एप्लीकेबल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या कहता है, एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने में आपको ये मेथोडोलॉजी हेल्प करता है। सबसे पहली बात, कोई भी प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको ये इम्प्रूव करेगा। फिर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्या, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट क्या कंसर्न्स अर्ली इन द डेवलपमेंट स्टेज, मतलब क्या है, जब तक पार्ट को डेवलपमेंट स्टेज में ही है तभी ये सारे कंसर्न क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद वो चाहे प्रोसेस में हो या डिजाइन में हो, आइडेंटिफिकेशन हमें प्रॉब्लम की पहले ही हो जाती है। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब ऐसा नहीं जो कस्टमर आपको बोलेगा तो ही आपको FME करना है, आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए FME को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे जो है, अगर कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट डाला, आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको उनके लिए FME करना पड़ेगा। और क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फोकस ऑन प्रिवेंशन पे काम करता है। मतलब ऐसा नहीं डिफेक्ट होगा उसके बाद हम काम करेंगे, डिफेक्ट होने से पहले हम कैसे उसको रोक सकते हैं, इसके ऊपर ये हेल्प करता है। और क्या, कस्टमर रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने कहा कस्टमर ने रिक्वायर्ड है तो आपको FME करना पड़ेगा। कस्टमर रिक्वायरमेंट ये हेल्प करता है। और जो हमारा QMS सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए भी ये मैंडेटरी है, आपको FME हर प्रोसेस का अपने सिस्टम का करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इस कारणों की वजह से FME हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। जो FME होता है इसको कब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, कब कब परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, सो हम जानते हैं। तो ये कब कब होगा, अर्ली इन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन्वेस्टिगेशंस, मीन्स जब भी आप प्रोसेस का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको अर्ली स्टेज में ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, व्हेन द न्यू सिस्टम प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस आर बीइंग डिजाइन, जब भी न्यू सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन किया जाएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। और व्हेन द एग्जिस्टिंग डिजाइन और प्रोसेस आर बीइंग चेंज, जो रनिंग प्रोसेस चल रहा है, डिजाइन चल रहा है, अगर वो चेंज हुआ तब भी आपको FME करना पड़ेगा। और वन कैरी ओवर डिजाइन आर यूज टू न्यू एप्लीकेशन, सेम डिजाइन को लेकर के हम कुछ और एप्लीकेशन में यूज करना चाह रहे हैं तब भी आपको यूज करना पड़ेगा। और क्या, आफ्टर सिस्टम प्रोडक्ट प्रोसेस फंक्शन आर डिफाइंड बट बिफोर स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज सिलेक्टेड और रिलीज टू द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब भी आपका सिस्टम डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, प्रोसेस डिजाइन हो गया, ये जब तीनों चीज डिजाइन आप कर रहे हैं और मटेरियल को जब आप रिलीज करने वाले लाइन पे उससे पहले आपको FME करना चाहिए। और क्या, टू प्रिवेंट द फेल्यूर मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, मतलब जब आप FME करेंगे, सिस्टम के ऊपर FME करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना सिस्टम है किसी कंपनी का या मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी हम बोलते हैं, इसको फेल्यूर होने से पहले, फेल्यूर होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी हमें FME करना पड़ता है। क्या क्या हमने जाना, सबसे पहले क्या आपका अर्ली प्रोसेस इंप्रूवमेंट हम करेंगे, कब इंप्रूवमेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, प्रोसेस के बारे में पता करेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत है, वो आइडेंटिफाई किया। फिर क्या कब करना पड़ेगा हमें, जब भी हमने नया सिस्टम लाया, प्रोडक्ट लाया, प्रोसेस लाया, जब भी हम डिजाइन करेंगे उस टाइम में आपको FME करना है। या फिर आपका क्या है, मतलब एग्जिस्टिंग डिजाइन जो है हमारा उसके प्रोसेस में कुछ चेंज हो गया तभी आपको FME करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा आपको, व्हेन द कैरी ओवर डिजाइन, मतलब एक रनिंग डिजाइन है उसको
दूसरे एप्लीकेशन के लिए कैरी ओवर कर रहे हैं तब भी आपको यूज करना पड़ेगा। और क्या, आफ्टर द सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोसेस फंक्शन आर डिफाइंड बट बिफोर स्पेसिफिक रॉ मटेरियल सेट रिलीज द मैन्युफैक्चरिंग मींस जब सब कुछ हमने डिजाइन कर लिया और आरएम हम रिलीज करने वाले हैं उस टाइम पे भी एक बार हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और चेक करेंगे चलो जो हम आरएम यूज कर रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके ऊपर भी हमें एफएमए करना पड़ेगा। और लास्ट में सब कुछ जब हो जाता है जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसको कैसे कंटिन्यू करना है, जो सारा प्रोसेस फॉलो होता रहे उसमें गलतियां ना रहे वो फेल ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम एसएफएमए करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम फेलियर मॉडल इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। तो इस केस में हमें एफएमए करना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे एफएमए जो है इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, एफएमए कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर हम जानेंगे। ओके, वन बाय वन हम जानते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, फॉर ईच प्रोसेस इनपुट डिटरमाइन द वे इन विच द इनपुट कैन गो रॉन्ग। मतलब फेलियर मोड होने से पहले ईच प्रोसेस पे जितने सारे प्रोसेस हैं उनके सभी इनपुट पे आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा उस रास्ते को, उस जगह, उस कारण को जिसकी वजह से इनपुट जो हमारा है वो फेल हो सकता है, फेलियर मोड में जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या कहेगा, फॉर ईच फेलियर मोड डिटरमाइन द इफेक्ट्स। मतलब आपको सेवरिटी लेवल हर प्रोसेस में फेलियर में आपको चेक करना पड़ेगा, जितने भी फेलियर मोड्स आएंगे उसके सेवरिटी लेवल को आपको चेक करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉज ऑफ ईच फेलियर मोड। मतलब जितने फेलियर मोड हो गए उसका सेवरिटी तो आपने कर लिया, अब इसका पोटेंशियल कॉज को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको देखना पड़ेगा जो हमारा अकरेंस लेवल है सारे कॉज का कितना है। अब अकरेंस लेवल क्या होता है, सेवरिटी लेवल क्या होता है और आगे डिटेक्शन लेवल क्या होता है, सारे के ऊपर हम आगे जानेंगे क्या होता है। ठीक है, और क्या कहता है उसके बाद, लिस्ट ऑफ करंट कंट्रोल ऑफ ईच कॉज। जितने भी हमारे कॉजेस हैं इसके ऊपर करंट कंट्रोल हमारा क्या है, मींस डिटेक्शन लेवल हमारा क्या है, इसके ऊपर भी हमें आगे पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इसमें हमारा, जो कैलकुलेट द रिस्क प्रायोरिटी नंबर। जब हम तीन चीज पता कर लेंगे, सेवरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, उसके बाद हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर को कैलकुलेट करेंगे। फिर डेवलप द रिकमेंडेड एक्शन। जब आरपीएन आपने निकाल लिया तो जो हाईएस्ट आरपीएन नंबर है उसके अगेंस्ट आपको एक्शन डेवलप करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बंदे का नाम डालना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम में क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, जो हाई आरपीएन नंबर है उसको हम पहले लेंगे। ठीक है, और क्या, असाइन द predicted severity, occurrence and detection levels and compare the RPN number। जब हम एक्शन ले लेंगे उसके बाद हम आगे देखेंगे जो एक्शन लेने के बाद उसका RPN नंबर क्या है, मतलब सेवरिटी तो फिक्स रहेगा, अकरेंस और डिटेक्शन में हमने क्या काम किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा एफएमए है उसके लिए इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या क्या है। मतलब इसको एफएमए को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इनपुट की जरूरत पड़ेगी, और जब आप कर लेंगे तो इसका एफएमए का आउटपुट क्या क्या आएगा सो हम जानते हैं। जब भी आप एफएमए किसी भी प्रोसेस का कंडक्ट करेंगे तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रोसेस मैप या पीएफटी क्या होता है, उस प्रोसेस का क्या है वो लेकर के आपको चेक करना पड़ेगा इस प्रोसेस का एफएमए बना रहे हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। फिर क्या, एफएमए का सीट आएगा आपको, मतलब जिसके ऊपर आप काम करेंगे, ब्लैंक सीट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर सारे प्रोसेस का डिटेल उस पर मेंशन करेंगे। फिर क्या रहेगा आपका, प्रोसेस हिस्ट्री रहेगा, इसमें क्या क्या होता है, सीपीके भी आएगा आपका, प्रोसेस के कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर क्या रहेगा, अकरेंस मैट्रिक्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स कितनी बार रही है, क्या है नहीं है, पास्ट हिस्ट्री क्या है वो पता करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और प्रोसेस में जो बंदे काम कर रहे हैं उनका नॉलेज क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनका फीडबैक क्या है, लेसन लर्न हमने पास्ट हिस्ट्री से बना रखा है वो क्या कहता है सेम टाइप के प्रोसेस के ऊपर काम करने के लिए, कोई प्रीवियस कंप्लेन ऐसा सिमिलर प्रोसेस में आया तो नहीं है, अगर आया है तो डिटेल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या, लिस्ट ऑफ मशीन, टूलिंग, गेज जो भी आपका है उसको भी आप चेक करना पड़ेगा, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट किस हमारे पास है जिसके थ्रू हम आगे एफएमए कंडक्ट करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी तो आप एफएमए से काम करना शुरू करेंगे। जब काम करेंगे तो इससे क्या क्या निकल के आएगा, डिटेक्शन रेटिंग निकल के आएगा, अकरेंस रेटिंग निकल के आएगा, सेवरिटी रेटिंग निकल के आएगा, आरपीएन पता चलेगा आपको। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन आप लिखेंगे उसका डिटेल आएगा, और डिटेक्शन मेथड आपने क्या लगा रखा है सो पता चलेगा। ठीक है, रिकमेंडेड एक्शन क्या क्या है ये पता चलेगा। मतलब इन सारे इनपुट्स को लेकर के आपको एफएमए जब करेंगे तो ये सारे आपको जो है आउटपुट पता चलेगा। ठीक है, फॉर इनकी बेनिफिट से आप सिस्टम को और अपने प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है,
अभी हम आगे देखते हैं। जो आरपीएन है वो क्या होता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर क्या होता है। ये क्या है, बेसिकली आरपीएन इज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। मतलब सेवरिटी रेटिंग जितना भी आया उसको अकरेंस रेटिंग के साथ या डिटेक्शन रेटिंग के साथ जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आरपीएन अपना निकल के आएगा। सपोज कोई प्रॉब्लम का सेवरिटी लेवल हमारा 2 है, ठीक है, ये इतना सेवियर है, ठीक है, और अकरेंस रेटिंग जो हमारा निकल के आया 4 निकल करके आया, ठीक है, और डिटेक्शन रेटिंग जो है उसका हमारा पास जो हमारा डाटा है वो हमारा क्या है, डिटेक्शन रेटिंग जो इसका है ये भी हमारा 4 है। तो आपका आरपीएन क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका 2 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 4 8 और 8 4 32। तो आपकी आरपीएन नंबर क्या निकल के आ गई, 32 निकल के आ गई। एक एग्जाम्पल है आरपीएन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो आगे हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, हर प्रोसेस के लिए सेवरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, अकरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, रेटिंग कैसे डिफाइन करते हैं, सर हम 1 बाय 1 आगे हम जानते हैं। पहले देख लेते हैं सेवरिटी क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्क, ये क्या बता रहा है, रिस्क कितना है आपका प्रोसेस का, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है जो इफेक्ट करेगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स पे, ये हमारा क्या कहलाता है, सेवरिटी कहलाता है। और क्या कहेंगे इसको, सेवरिटी इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द मोस्ट सीरियस इफेक्ट फॉर अ गिवन फेल्योर मोड, ठीक है, और सेवरिटी इज ए रिलेटिव रैंकिंग विद इन द स्कोप ऑफ द इंडिविजुअल एफएमई। मतलब ये क्या कह रहा है, आसान भाषा में समझे सेवरिटी को, तो ये क्या सिंपल कह रहा है आपको, आप कोई भी प्रोसेस में वो जो आप काम कर रहे हो वो कितना रिस्की है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर का रिक्वायरमेंट फेल हो सकता है, ठीक है। मोस्ट सीरियस कितना सीरियस है, उसका इफेक्ट जो आएगा वो कितना सीरियस आएगा, हो सकता है उसकी वजह से जो आपका प्रोसेस फेल हो आगे कोई सीरियस इफेक्ट आ सकता है, मतलब इंजरी हो सकता है, सेफ्टी के रिलेटेड इशू आ सकती है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो सॉफ्ट टॉप लेवल पे जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ही मीट नहीं करेगा वो प्रोसेस आपका, तो क्या आ जाएगा सेवरिटी आपका आफ्टर रेटिंग उसका 10 आ जाएगा, अगर आपको लीगल गाइडलाइन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कोई चीज़ हमारे लिए कितना रिस्की है ये क्या बताता है, सेवरिटी बताता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अकरेंस क्या बताता है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं जो सेवरिटी है उसकी रेटिंग को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेवरिटी का रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जब आपको रैंकिंग डालने के लिए जाएंगे 1 से 10 तक इसकी रैंकिंग होती है, ठीक है, 1 से बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते ऊपर 10 तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले क्या, अगर उस प्रॉब्लम जो भी प्रोसेस है उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट कस्टमर एंड पे नहीं हो रहा है तो क्या आएगा आपका सेवरिटी रेटिंग 1 आ जाएगा। 2 कब आएगा, जब फिट फंक्शन आइटम जो रहेगा माइनर डिफेक्ट रहेगा ये भी रिपोर्टेड ऑनलाइन, या फिर माइनर नॉन परफॉर्मेंस ये भी रिपोर्टेड ऑनलाइन, मतलब जो उस लाइन पे काम हो रहा है उस लाइन पे ही वो प्रॉब्लम रिपोर्ट हो गया, मतलब अर्ली स्टेज में ही पता चल गया। और फिट फंक्शन आइटम में माइनर बहुत ही छोटा मोटा डिफेक्ट है तो क्या हुआ, उसकी रेटिंग 2 और 3 में आप डाल सकते हो, ये लो सीवियर कहलाएगा। मॉडरेट में क्या कहलाएगा, 4 का होगा, माइनर डिफेक्ट तो है, प्रोडक्ट रिपेयर्ड और यूज एज इज डिस्पोजिशन, मतलब उस प्रोडक्ट को आपको रिपेयर करना पड़ेगा तभी आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर डिस्पोज करना पड़ेगा, तो क्या आएगा रेटिंग उसका 4 आएगा। 5 में क्या आएगा, माइनर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मस्ट बी रिपेयर्ड रिड्यूस सेकेंडरी फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब क्या है इसमें माइनर इशू तो है लेकिन प्रोडक्ट को रिपेयर करना मस्ट है, रिपेयर करना ही पड़ेगा, और ये क्यों हो सकता है जो रिपेयर करने के बाद सेकेंडरी फंक्शन जो है उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाए, मतलब सेकेंडरी फंक्शन जो भी रहेगा गाड़ी का वो काम करना कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर साउंड सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है, गाना बज भी रहा है, हो सकता है गाना जो बज रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बज रही है, मतलब उसका परफॉर्मेंस कम हो गया, नॉइज ज़्यादा आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, तो आपका डालोगे वहाँ पे रेटिंग 5 आ जाएगा। 6 में क्या आ जाएगा आपका, सब कुछ सेम रहेगा, मीडियम डिस्ट्रक्शन रहेगा, पॉसिबल हो सकता है स्क्रैप भी है, और नोटिस टू लूज ऑफ टॉक टाइम उसका लूज हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्मेंस, मतलब सेकेंडरी फंक्शन का परफॉर्मेंस काम करना ही बंद कर देगा, काम ही नहीं करेगा। रिक्वायर रिपेयर और माइनर वेरिएंस, मतलब सेकेंडरी फंक्शन फेल हो गया तो आपको क्या होगा 6 डालना पड़ेगा। ये किस में आएगा, तीनों मॉडरेट में आएगा। हाई में कब जाएगा, ये 7वें नंबर पे, जब आपका प्राइमरी फंक्शन जो है वो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट रिक्वायर्स रिपेयर और मेजर वेरिएंस, मतलब ये नोटिस होना शुरू हो जाएगा, इशू नोटिसेबल लॉस ऑफ टास्क टाइम, मतलब क्या हो गया वारंटी की इशू आनी शुरू हो गई आपकी,
तो उसका प्राइमरी फंक्शन ही काम करना है। मतलब गाड़ी है, गाड़ी के इंजन में ही दिक्कत आ रही है, गाड़ी चल नहीं पा रहा है, रुक रुक के चल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी सही नहीं दे रहा है, माइलेज कम देना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन इसका काम करना स्लो कर दिया। तो इसकी सेवरिटी कितनी आएगी, 7 पे आएगी, ठीक है। 8 पे क्या आएगी, मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन लाइन हो गया, लॉस ऑफ प्राइमरी फंक्शन, मतलब 100% उसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लॉक करके मेजर लॉस में उसको डालना पड़ेगा, मतलब मेजर फेलियर आ गया, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, चल ही नहीं पाई, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ही काम नहीं किया, कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका मेन फंक्शन पे इम्पैक्ट किया, और ये किस लेवल पे आ जाएगा, हाई पे आ जाएगा। इसकी रेटिंग क्या आएगी, 8 आएगी। इसी तरह से 9 में देखते हैं, तो ये क्या है, मे इंजेंचर मशीन और ऑपरेटर हजार्ड विथ वार्निंग, मतलब मशीन या ऑपरेटर का सेफ्टी रिलेटेड इशू आ गया, वेरी मेजर हजार्ड्स आ सकता है उसकी वजह से, तो क्या हो गया, 9 पे आ गया। 10 में क्या आएगा, मे इंडियन मशीन और ऑपरेटर हजार्ड्स विदाउट वार्निंग, मतलब वार्निंग के साथ अगर हजार्ड्स हो गई, ऑपरेटर के साथ कुछ कंसर्न हो गए, सेफ्टी इशू आ गई, तो क्या हो गया आपका, ये 9 रेटिंग हो गई। और ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसको कुछ पता ही नहीं चला, गाड़ी चलाते चलाते आराम से एकाएक गाड़ी ब्लास्ट कर गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। ये एक्सट्रीम लेवल कहलाता है, ओके। ये था हमारा रैंकिंग डिसाइड करने का गाइडलाइंस, जो सेवरिटी का रैंकिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे जो अकरेंस है वो क्या होता है, तो अकरेंस क्या कहता है, इसकी डिटेल हम जानते हैं। ये क्या कह रहा है, इट इज द लाइकहुड दैट स्पेसिफिक काउज ऑफ फेल्यूर विल अकर, मींस द लाइकहुड ऑफ अकरेंस रैंकिंग नंबर हैज अ रिलेटिव मीनिंग rather than an absolute value. It is the only way to reduce the frequency of design change, process change और controlling cause mechanism of failure mode. और क्या कहता है, frequency with which given cause occur and creates failure mode. मीन्स ये कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है अकरेंस, जो आपको प्रॉब्लम आया है, ठीक है, वो उसका रिपीटेशन कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, कितनी बार ये प्रॉब्लम जो है आपको ये बार बार कितनी बार इशू मिल रहा है, चाहे वो आपके एंड पे हो, कस्टमर के एंड पे हो, लाइन पे हो, इंडिविजुअल पे हो, जहाँ भी हो, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंसी आने का कितना है, तो हमें क्या बताता है, अकरेंस बताता है। जैसा लास्ट ट्रेनिंग में हमने डिस्कस किया था हिस्टोग्राम के टाइम में, कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कब कब आ रहा है, टाइम यहाँ डालो, कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चार्ट यहाँ पे हमें बता रहा है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4, 5, ये नंबर कितना भी हो सकता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। हमारा हिस्टोग्राम के थ्रू हमने एनालिसिस किया था, इसका कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इससे को डिटेल पता चलेगा कंसर्न जो है वो कितनी बार हमारे एंड पे रिपीट हो रहा है, कस्टमर के एंड पे कितनी बार ये रिपोर्ट हो रहा है, उसके लिए आपको पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डाटा जो भी है आपका, वो चेक करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को पता लगाने के लिए। तो जितनी बार ये रिपीट होगा उसके हिसाब से रेटिंग इसका डिसाइड होगा। हम जानेंगे आगे जो फ्रेंड्स का रेटिंग है ये कैसे लिया जाता है, ठीक है, इसको लेने का गाइडलाइन क्या है ये बताएंगे हम आपको इसमें, ठीक है। जैसा कि हमने कहा, जो फेल्यूर है अनलाइकली नो नॉन प्रोसेस एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोसेस, मीन्स फेल्यूर जो है इतना कम आया जो किसी को पता ही नहीं चला, कि बहुत कम आदमी को, मतलब किसी ने जाना ही नहीं, मतलब 1.5 मिलियन जो पार्ट हमने बनाया, ठीक है, उसमें एक पीस में डिफेक्ट आया, तो क्या आएगा उसकी रैंकिंग, 1 आया, मतलब हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया 1.5 मिलियन, तो एक पीस प्रॉब्लम मिला, ठीक है। और दूसरा उसके लिए क्या रैंकिंग आएगा, 1 आएगा, मतलब किस में कहलाएगा, वो रिमोट में कहलाएगा। लो में कब आएगा ये, 2 और 3 कब कहलाएगा, जब 150,000 मतलब 1,50,000 आपने प्रोडक्शन किया है जिसमें एक पीस में डिफेक्ट आया, तो क्या रहेगा उसका रैंकिंग 2 आएगा। इसी तरह से आप जो है 15,000 प्रोडक्शन किया उसमें एक डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा, प्रोसेसिंग स्टैटिकल कंट्रोल है, इसको क्लियर कहेंगे, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। और हम 2000 पार्ट बना रहे हैं, एक डिफेक्ट आ रहा है तो 4 लेना पड़ेगा आपको, 400 में से 1 आ रहा है तो 5 लेना पड़ेगा। इसी तरह से नंबर है, 80 में 80 पीस आपने बनाया, एक पीस में डिफेक्ट आया तो आपकी अक्रेंस रेटिंग 6 हो गई, और 20 में से 1 आया तो 7, 8 में से 1 आया तो 8, 9 में 3 में से 1, हर 3 में से 1 पीस में प्रॉब्लम आ रहा तो 9 हो गई। तो इसी तरह से हर 2 में से 1 पीस में दिक्कत आ रहा है तो क्या है, वेरी हाई रेटिंग हो जाएगी इसकी, मतलब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बार ये रिपीट हो रहा है, सो ये बताता है, ठीक है। और इसी तरह से हम जानेंगे सेवरिटी, जैसे सेवरिटी अकरेंस के बारे में पता किया, फिर हम जानेंगे डिटेक्शन क्या बोलते हैं। तो डिटेक्शन क्या है, ये क्या बताता है आपका कंट्रोल कितना है प्रोसेस के ऊपर में, ठीक है, मतलब डिटेक्शन इज द रैंक एसोसिएटेड विद द बेस्ट डिटेक्शन कंट्रोल
listed in the detection control column. Detection is a relative ranking within the scope of the individual FMEA. मतलब क्या है, जो भी आपका FMEA है उस पर कंट्रोल कितना है, जो भी आपका प्रोसेस है उसके ऊपर कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, डिटेक्शन लेवल कितना है, मतलब प्रॉब्लम जो आपकी हो रही है या तो अपने होने से पहले ही रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द एबिलिटी द करंट कंट्रोल स्कीम टू डिटेक्ट देन प्रिवेंट ए गिवन कॉज मे बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट अर्ली इन द प्रोसेस ऑपरेशन। मीन्स इसका 3-4 रेटिंग आएगा, या तो आपका जो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो और उसका प्रॉब्लम जो है बनने से पहले ही आपने रोक दिया, मतलब क्या पोका योका आपने लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। उस पर क्या होगा, पोका योका आपका लगा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम बनने ही नहीं दे रहा है, अपना ऐसा लेवल का पोका योका लगा है 3rd लेवल का जो प्रॉब्लम बनने से पहले रोक रहा है, तो आपका सबसे बेस्ट डिटेक्शन है। एक जो है आपका प्रॉब्लम बन रहा है, बनने के बाद उसको डिटेक्ट किया जा रहा है तो आपको 2nd लेवल पे आ जाएगा। एक क्या है, बनने से पहले भी नहीं रोका, बनने के बाद भी नहीं रोका, 3rd स्टेज पे आपने इंस्पेक्शन लगा रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, 3रे लेवल का आ जाएगा इंस्पेक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका डिटेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में ये बताता है। अब इसका रैंकिंग का गाइडलाइन क्या होता है सो हम जान लेते हैं, ठीक है। जब आपका प्रोसेस रहेगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा फेल्यूर को, क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा फेल्यूर को और कंट्रोल करेगा ऑलमोस्ट डिफेक्ट को होने से पहले, फेल्यूर होने से पहले आपको इसको कंट्रोल कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो क्या रहा बेस्ट लेवल का जो मैंने कहा, तो आपकी रैंकिंग 1 और 2 में आएगी। हाई में क्या आएगा, हाई कंट्रोल, ये तो वेरी हाई हो गया। उसी तरह कम में आएगा तो क्या बताएगा, कंट्रोल हैव ए गुड चांस टू डिटेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फेल्यूर, मतलब प्रॉब्लम तो बन गया, उसके बाद डिटेक्शन पे काम करेगा बनने के बाद, लेकिन वो पकड़ लेगा, ऐसा मैकेनिज्म हमने लगा रखा है। तो 3-4 आएगा। उसके ऊपर क्या आएगा, मतलब इससे थोड़ा और कम कैसा रहेगा, कंट्रोल में डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फेल्यूर, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम बना है वहाँ पे डिटेक्ट ना होकर के अगले फर्दर प्रोसेस पे जा करके वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा रहा है ऑपरेशन होने से पहले। तो रेटिंग क्या आएगी, 5, 6, 7 आएगी, जिस लेवल पे जाके पकड़ा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग आएगी। उसके ऊपर अब जाओगे तो लो कंट्रोल क्या कहलाएगा, आपका कंट्रोल है रिमोट चांस ऑफ डिटेक्टिंग द फेल्यूर, मतलब आपके स्टेज में प्रॉब्लम मिला ही नहीं, आपके कंपनी में नहीं मिला, प्रॉब्लम यहाँ से चला गया और कस्टमर आपको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, उसकी रैंकिंग 8 और 9 आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल मतलब है ही नहीं। और 10 में क्या आ जाएगी, नो नॉन कंट्रोल अवेलेबल टू डिटेक्ट द फेल्यूर, मतलब हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इसके फेल्यूर को कंट्रोल करने के, तो आपकी रेटिंग 10 आएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा था सेवरिटी और अग्रेंस दोनों में क्या था, ऊपर जाने के बाद मतलब बता रहा था सेवरिटी के बारे में कितना सीरियस इशू है, तो ऊपर जाना हमारे लिए उतना मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात थी, ठीक है। और ये इसमें क्या बताता है, जो हमारा डिटेक्शन रेटिंग का चार्ट है क्या बताता है, जितना आप नीचे आ रहे हैं उतना ज़्यादा गुड है। इसमें क्या था, ऊपर जाना सीरियसनेस था, इसमें नीचे आना अच्छी बात है, मतलब कितना कंट्रोल आपका जितना स्ट्रांग रहेगा रैंकिंग उतनी कम आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कंट्रोल जितना मतलब प्रॉब्लम का सीवियरिटी जितना ज़्यादा रहेगा रैंकिंग उतना ज़्यादा रहेगा। ये चार्ट जो हमारा रेटिंग का चार्ट रहता है ये कम की ओर इशारा करता है, मतलब हमारा कंट्रोल अगर 1 के ऊपर है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ही काम करता है। तो उसमें क्या था हमारा सेवरिटी और अफेंस क्या था हमारा, उसको अगर 1 पे आपको लाना है तो आपको प्रॉब्लम की सेवरिटी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एफएमई के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, कितने तरह के एफएमई होते हैं। तो एफएमई के मेनली जैसा कि हमने पहले बात की फेलियर मॉडल डिफेक्ट एनालिसिस होता है, इसके 3 मेजर टाइप हैं। एक हो गया आपका डीएफएमई, दूसरा हो गया पीएफएमई, ठीक है, और तीसरा हो गया एसएफएमई। इसमें ये दोनों तो बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में सभी बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन फेलियर मोड एफएमई जो है किसके बारे में बात करेगा, डिजाइन के बारे में। प्रोसेस फेलियर मोड किसके बारे में बात करेगा, प्रोसेस फेलियर के बारे में। और एसएफएमई किसके बारे में बात करेगा, सिस्टम के बारे में बात करेगा। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम है वो सिस्टम फेल ना हो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है ये बताएगा एसएफएमई। तो ये तीनों के बारे में हम जो है डिटेल में ट्रेनिंग लाते हैं। अभी एक ट्रेनिंग सेशन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले क्लास में हम लाते हैं। जो डीएफएमई क्या होता है, पीएफएमई क्या होता है और एसएफएमई क्या होता है, इन तीनों को एग्जाम्पल के साथ चार्ट के साथ कैसे इस पर हम बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप चैनल पे बने रहें, ट्रेनिंग चल रही रहेगा।
धन्यवाद।